लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम छोटी पनबेरी में 18 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ जारी है, जिसका समापन 25 जनवरी को हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ किया जाएगा। कथा के 7वें दिन 24 जनवरी को कथावाचक के द्वारा सुदामा चरित्र पर संगीतमय प्रवचन दिया गया व विविध अनुष्ठान कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इस 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कटनी से पहुंचे राष्ट्रीय कथावाचक के द्वारा सुदामा चरित्र पर संगीतमय प्रवचन दिया जा रहा है, जिससे पूरे ग्राम में ज्ञान की गंगा बह रही है। वह क्षेत्रीय जन पहुंचकर धर्म लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। आई अमृत बरस रहा, वो पंडित को कोई नहीं देखा, मैं ही भर दिखा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं जाके बैठा नहीं और मुझे काना कह दिया। समझे ऐसी तो हम क्या करें? तीसरे अब मेरे सामने, अगर मेरे सामने पंडित जी ने तुमको काना कहा तो मैं वहीं झगड़ूंगी। तीसरे दिन जबरदस्ती पकड़ के ले आई और अपने पल्लू से बांध करके बैठ। भगवान की कृपा, और वो कहीं जाता आता नहीं था। उसकी पत्नी घर में जाकर के रोज लड़ती थी, घर ही में पड़े रहते, मरते रहते, इतने डरे रहते। एक आध दिन चले हुआ, पंडित जी ने चौपाई बोल दिया, हरि हरि निंदा सुनहि जे गाना, हरि हरि निंदा जन्म सुन गाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव। बिरसा थाना के अंतर्गत सालटेकरी रोड पर स्थित लोरमी नदी के पुल से आल्टो कार नदी में गिरने से कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार में सवार 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई है। 23 जनवरी को 9:30 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब आल्टो कार में सवार 4 लोग दमोह से छत्तीसगढ़ जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश कोसरिया खेती मजदूर के अलावा कार ड्राइविंग भी करता था। 23 जनवरी को सुबह सुरेश कोसरिया सहित 4 लोग अल्टो कार से कार की स्टेपनी का पंचर ठीक करवाने के लिए दमोह बिरसा आए थे और स्टेपनी का पंचर बनवाने के बाद सुरेश कोसरिया अपने अन्य 3 साथियों के साथ कार में दमोह से छत्तीसगढ़ जा रहे थे। कार सुरेश कोसरिया चला रहा था। उस समय तेज बारिश भी हो रही थी। दमोह से सालटेकरी की ओर आते समय लोरमी नदी का पुल में पार कर रहे थे, तभी कार सुरेश कोसरिया से अनियंत्रित हो गई और कार पुल से नीचे नदी में गिर गई, जिससे सुरेश कोसरिया को सीने में चोट लगने और नदी के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। अन्य 3 लोगों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई, जिन्हें मामूली चोटें आई है। इन घायल लोगों में गजेंद्र पिता सुमरन मार्कंडे 30 वर्ष देवपुरा घाट थाना सालेवाड़ा जिला खैरागढ़ के अलावा शुभेद पिता मानकलाल भट्ट 33 वर्ष, रज्जू पिता हीरालाल कोसरे 28 वर्ष छत्तीसगढ़ निवासी शामिल है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से ऑटो चालक सुरेश कोसरिया को बिरसा के अस्पताल लाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस से ऑल्टो चालक सुरेश कोसरिया को बिरसा के अस्पताल लाया गया। बिरसा थाने के पुलिस स्टाफ ने मृतक ऑल्टो चालक सुरेश कोसरिया के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वह आगे मर्ग कायम कर जांच की जा। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरेगांव निवासी मनीष सड़मे के खेत में स्थित बोर में लगी समरसीबल पंप 22 जनवरी की रात किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। आपको बता दें कि लालबरा क्षेत्र में वर्तमान में किसानों के द्वारा रबी सीजन में धान की फसल लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे के लिए किसानों ने खेत स्थित कुएं व बोर में मोटर पंप यानी सबमर्सिबल पंप लगाकर खेतों में सिंचाई की जाती है। परंतु पूर्व में भी मेरेगांव से 3-4 सबमर्सिबल पंप चोरी हो चुके हैं, परंतु उक्त चोरी का अब तक खुलासा नहीं हुआ। 22 जनवरी की रात्रि में गोंडीदेव के सामने स्थित खेत के स्थित बोर में लगी सबमर्सिबल पंप को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। जब किसान दूसरे दिन अपने खेत जाकर देखा तो वहां वायर कटे हुए दिखाई दिए और समरसीबल पंप गायब था। इस तरह अज्ञात चोरों ने रात्रि के समय मोटर पंप चोरी कर फरार हो गए थे। मोटर चोरी हो जाने के कारण आए। अच्छा, कितनी मोटर चोरी हुई है? एक ही है समरसीबल। अच्छा, कहाँ से हुई है? मेरे गांव से। खेत में लगी हुई थी या घर में? खेत में लगी हुई थी, कुएं के अंदर बोर था उसी के अंदर। अच्छा, तो किसी पे कोई डाउट है या कैसे? अभी तो कोई शक तो नहीं है। देखे कब आपने? देखे तो हमने सुबह टाइम में, मतलब शाम टाइम में, लेकिन रात में चोरी हो चुकी थी। सुबह टाइम में देखी थी। तो इसके पहले भी चोरी हुई है कि गाँव में? गाँव में तो बहुत हुई है, मोटर चोरी हुई है बहुत। अच्छा, मोटर चोरियाँ ज़्यादा हो रही है? ज़्यादा हो रही है मोटर चोरियाँ। तो क्या मांगे पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मांगे कि मोटर चोरी जो है ये गिरोह को पकड़ा जाए और तो कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी मोटर जो है। अपनी पत्नी और मां के साथ शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे एक युवक की मोटरसाइकिल की ठोकर से मौत हो गई।
यह घटना 23 जनवरी की रात्रि 8 बजे के करीब लालबर्रा रोड पर स्थित ग्राम मीरेगांव के पास हुई। मृतक युवक खिलेंद्र पिता ईशाराम तुरकर 26 वर्ष ग्राम बहेगांव थाना लालबर्रा निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खिलेंद्र तुरकर अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसकी 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। 23 जनवरी को खिलेंद्र अपनी पत्नी ज्योति तुरकर और मां आशा तुरकर के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम मांझापुर शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। रात्रि में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि 8 बजे करीब खिलेंद्र अपनी पत्नी ज्योति तुरकर और मां आशा तुरकर के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम मांझापुर से अपने गांव बहेगांव जाने निकले थे। तभी लालबर्रा रोड मीरेगांव के पास मोटरसाइकिल फिसल गई थी। खिलेंद्र मोटरसाइकिल को उठा रहा था और उसकी पत्नी ज्योति तुरकर और मां आशा तुरकर रोड किनारे खड़े थे। तभी बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने खिलेंद्र को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से खिलेंद्र उछलकर गिर गया और वहां गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। गंभीर रूप से घायल खिलेंद्र को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खिलेंद्र की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। 24 जनवरी को जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक खिलेंद्र तुरकर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना लालबर्रा भिजवा दी गई है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वाराणसी नगर में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का राष्ट्रीय महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण का केंद्र परेड की रिहर्सल अब पूर्ण कर ली गई है, जो 26 जनवरी को मुख्य अतिथि को सलामी देगी, जिसमें 13 ट्रूप भी शामिल होंगे। तहसील कार्यालय में एसडीएम के द्वारा 26 जनवरी के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम व व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें लंबे समय से परेड कार्यक्रम को यथावत रखकर बेहतर परेड करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 18 जनवरी से परेड रिहर्सल प्रारंभ कर दी गया था, जो 23 जनवरी तक की गई। इस दौरान एनसीसी, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस सहित अन्य अशासकीय विद्यालय के कैडेट्स को परेड के बारे में जानकारी देते हुए रिहर्सल करवाई गई। परेड के लिए रिहर्सल चल रही है और 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि आएंगे उनके सामने ये अपना प्रदर्शन करेंगे। कब से प्रारंभ हुई और कब तक होगी? ये 18 तारीख से शुरू हुई है और 24 तारीख को इसका फाइनल रिहर्सल है और 26 तारीख को ये प्रदर्शन। कितने ट्रूप शामिल होंगे? 13 ट्रूप शामिल हैं। वाराणसी नगर में लगातार आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब आवारा पशु शासकीय कार्यालय के परिसर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जहां वे आपस में लड़ने के दौरान परिसर में खड़े वाहनों को तक क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। 23 जनवरी को भी आवारा पशुओं के आपस में लड़ने की वजह से तहसील कार्यालय में खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजेश्वर सुश्री कामिनी ठाकुर ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को एक पत्र प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस या शहर में स्थित गौशाला में भेजने का आदेश देने की बात कही। नहीं जूम कर लिया। अरे भैया भाग। यहाँ आवारा पशु जो है वो घूमते रहते हैं, चाहे सड़क पे हो, कार्यालय के अंदर भी आ जाते हैं। मतलब ये कौन सा कार्यालय कहलाएगा बाबूजी? तहसील कार्यालय है। किस तरीके की हरकत की है इनने आज? ये कल की घटना थी, आज की नहीं है। तो यहाँ जो आवारा 2 सांड आए थे, वो मतलब ये तार की बैरिकेटिंग लगी हुई है, उसको लड़ाई करते करते पूरा तोड़ करके निकल गए। बाबूजी आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करते इन चीज़ों की? कई बार तो करते रहते हैं।
नगर पालिका में। चूँकि यहाँ पर जो पालतू जानवर हैं वो घूम रहे थे और उनकी लड़ाई से कुछ वाहनों की भी टक्कर हुई है, मतलब वाहन आपस में टकरा के गिरे हुए हैं। तो इस विषय में मैं नगर पालिका को मैंने निर्देशित किया है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पाबंदी रखी जाए और उनको व्यवस्थित कांजी हाउस या गौशाला वगैरह में भिजवाया जाए, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो पाए और आमजन को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सालेवरी की एक 20 वर्षीय युवती के द्वारा मानसिक तनाव में आकर घर में रखे कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया गया, जिसकी जानकारी परिजनों को लगने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सालेवरी की एक 20 वर्षीय युवती के द्वारा घर में रखे कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय युवती 10वीं तक की पढ़ाई कर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर घर पर ही रहती थी। आए दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण लेकर वह मानसिक तनाव में होने की वजह से 23 जनवरी को युवती के द्वारा घर में रखे कीटनाशक की दवाई का सेवन कर लिया था। मुंह से झाग व उल्टे होने पर परिजनों के द्वारा पूछा गया, तब युवती के द्वारा बताया गया कि उन्होंने मानसिक तनाव में आकर घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया है, जिस पर परिजनों ने उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां युवती की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बालाघाट के पदाधिकारियों के द्वारा बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने यह मांग की गई है कि महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा बालाघाट के व्यापारियों को अवैध रूप से प्रताड़ित करते हुए झूठे प्रकरण में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की यह मांग है कि जिस प्रकार से व्यापारियों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है वह न फंसाया जाए और जो भी इस प्रकार के प्रकरण आते हैं उसमें पहले जांच की जाए। आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी अभय सेठिया के द्वारा बताया गया कि विगत कुछ दिनों से महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उनके कुछ साथियों पर मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें व उनके परिवार को सूचित किए बिना ही अपने साथ महाराष्ट्र से संबंधित थाने में ले जाने का कहकर उन्हें अवैध रूप से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है। इसकी सूचना उनके परिवार को नहीं दी जाती व उनके द्वारा प्रथम दृष्टया जो तथ्य कहे गए हैं उसके अनुसार उनके राज्य में कुछ व्यापारियों के द्वारा मात्र बालाघाट से पान मसाला व तंबाकू के व्यवसायियों का नाम मात्र लेने से उन्हें मिथ्या प्रकरण की में भी सम्मिलित किया जाता है व भविष्य में अन्य व्यापारियों के साथ भी इस तरह की घटना होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में गुटखा बेचना प्रतिबंधित है, गुटखा पान मसाला बेचना यहाँ पे प्रतिबंधित नहीं है और उसके तहत मध्य प्रदेश में खुला व्यापार होता है। महाराष्ट्र की पुलिस आकर किसी भी व्यापारी को साथ में ला लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने बेचा करके माल और फिर उनको पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही एक मामला आया, हिंगन घाट की पुलिस आई, वर्धा जिले में हिंगन घाट है, हिंगन घाट की पुलिस आई और यहाँ से व्यापारी को ले गए। व्यापारी 6 दिन तक बंद रहा वहाँ पे, 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी अलग अलग व्यापारी अलग अलग समय में बंद रहे यहाँ पे। वही बताने आए थे कि मध्य प्रदेश में जब ये व्यापार खुला है, कौन माल ले जा रहा है, क्या कर रहा है, ना उसके पास सामने वाले के पास बिल है किसी किस्म की, उसके पास कोई नहीं, कोई आके बता दिया कि इस व्यापारी से ले, तो उन्होंने पकड़े और ले जा लिए। तो इस बात को, और वो आते ऐसे दिन है कि शनिवार इतवार छुट्टी के दिन आते हैं, छुट्टी के दिन आते हैं तो उस दिन ना कोर्ट खुला रहता ना कुछ रहता, व्यापारी को ले जा लेते हैं। इस प्रकार का लगातार कई महीनों से चल रहा है। उसी बात को ध्यान में लाने के लिए एसपी साहब से बात हुई और व्यापारियों को राहत दिला, इसलिए इस पर उन्होंने समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और वर्धा के एसपी से और भंडारा के एसपी से, गोंदिया के एसपी से वो बात करके इस मामले को निपटाएंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम चांगोडोला में पिछले 15 दिनों से खेले जा रहे लेदर बॉल अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया, जहां फाइनल मैच जबलपुर JP11 व नदीम 11 बालाघाट के मध्य खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रेमी ग्रीन पार्क स्टेडियम के चारों ओर दर्शक दीर्घा से इस फाइनल मैच का उन्होंने लुत्फ उठाया। जहां फाइनल मैच में निर्धारित 20 ओवरों में नदीम 11 बालाघाट ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन बनाए, तो वहीं जीत के लिए जबलपुर JP11 टीम को 171 रन का टारगेट मिला था। जबलपुर 11 ने मैच के दौरान 8 ओवरों में 104 रनों पर 4 विकेट के साथ मजबूती से लक्ष्य का पीछा किया। वहीं बालाघाट के नदीम 11 के सटीक गेंदबाजी के आगे जबलपुर 11 घुटने टेकते हुए 144 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह बालाघाट के नदीम 11 ने जबलपुर के JP11 को 26 रनों से इस फाइनल मुकाबले में शिकस्त देते हुए यह फाइनल मैच अपने नाम कर लिया।
जहां विजेता टीम व उप विजेता टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार आगंतुक अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया गया। जहां उप विजेता टीम को 35,000 रुपये व ट्रॉफी तो वहीं विजेता टीम को 71,000 रुपये व ट्रॉफी से गणमान्य नागरिकों ने पुरस्कृत किया। इस बार फिर से धीरे से कट कर दिया रन के लिए, नॉन स्ट्राइक से आगे निकल आए थे, थोड़े आगे और आते, सीधा थ्रो आता तो खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा बन सकता था यहाँ पर, लेकिन अपने आप को रोकते हुए कवर किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने, और नॉन स्ट्राइकर जो थे काफी दूर पटोले जी को है, जो लगातार से जुड़े हुए रहते हैं, हर लगभग 20 वर्षों से कमेंटेटर व्यक्त करते हैं। जयराम उइके जी हमारे भाई, जिन्होंने जोरदार तालियां बजाई जाए भाई पीयूष नेवारी जी को, एक शानदार शख्सियत, शानदार खिलाड़ी। लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड से लेकर मजार नाले तक पक्की नाली नहीं होने से दुकानदार व निवासरत लोगों के घरों का पानी हाईवे रोड से ऊपर से बहता रहता था। साथ ही बस स्टैंड के समीप गंदगी होने से स्थानीय दुकानदार व राहगीरों को इससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उक्त समस्या से निजात दिलवाने के लिए 24 जनवरी को नाली निर्माण कंपनी के द्वारा हाईवे मार्ग से 29 फीट छोड़कर पक्की नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके लिए जेसीबी मशीन से यहां खुदाई की जा रही है। इस पर दुकानदारों के द्वारा इस निर्माण कार्य में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई, बल्कि स्वयं ही नाली के नाप तक पहले दुकानों के सामग्री को हटा लिया गया और ऊपर लगे टीन शेड को भी निकाल लिया गया है। साथ ही नाली निर्माण कार्य में सहयोग करने की भी बात कही, परंतु दुकानदारों का कहना है कि नाली सीधी बननी चाहिए व हाईवे रोड के बीच से सभी स्थानों पर 29 फीट का नाप समान रूप से रहना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ स्थानों से अधिक तो कुछ स्थानों पर कम दूरी से निर्माण कर दिया जाता है, जिसके कारण नाली तिरछी बनती है, जिसके कारण पानी निकासी निरंतर रूप से नहीं हो पाती। मांगते नाली बहुत समय से सब दुकानदारों की मांग थी, क्योंकि पानी का निकास नहीं था, इसलिए नाली की बहुत समय से सबसे मांग थी। तो ये नाली आज बनना चालू हुआ है, और ठेकेदार से हम लोगों ने यही बोला है कि कम से कम इसका काम जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि सभी यहाँ व्यापार का केंद्र है, सबका व्यापार प्रभावित होता है। तो इसलिए ठेकेदार से हमने यही निवेदन किया कि नाली के काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए। कहाँ से कहाँ तक की बन रही है ये नाली? बस स्टैंड से लेके मजार के पास नाला जाता है, वहाँ तक बनेगी। ये यहाँ पे नाली का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक के बन रही है नाली? पारस जैन की दुकान से डॉक्टर सराठे जी के नाले तक। कब से मांग थी आपकी ये नाली? तो जी उस समय जब जब अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, उस समय जो पुरानी नाली टूटी थी, उसी समय से ये नाली बनना प्रस्तावित था। और इसके पहले विसेन अपने गौरी शंकर विसेन जी ने ही इसको सेंक्शन करवाया था, लेकिन पता नहीं किन कुछ कारणों से ये हो नहीं पा रहा था। तो अब ये काम चालू हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से इस नाली के ही चक्कर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी और सब फैला हुआ था, और ये बन जाने से ये सारा एरिया जो है वो अच्छा हो जाएगा और यातायात भी बहुत अच्छा व्यवस्थित हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिक मंत्री संपत्ति उइके एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंची और लांजी क्षेत्र के कारंजा में बाला साहेब एवं भाऊराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा व रक्तदान शिविरों में वे शामिल हुई। उसके बाद वह बालाघाट पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप कर भाजपा कार्यालय में एक बैठक को संबोधित किया और मीडिया से चर्चा में कहा कि जैसे जीवन के लिए जल आवश्यक है, वैसे उन्नति व विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। तो जो नल जल योजना में जो गड़बड़ी पाई जाएगी, उन पर वह कार्रवाई भी करेगी। सवेरे से ऐसे पुण्य धरती जहाँ पे बाला साहेब देवरस और श्रद्धेय भाऊराव देवरस के उस पवित्र भूमि में मैं गई थी, करंजा। उस करंजा गांव में एक प्रकल्प है जहाँ पे गौशाला और सरस्वती शिशु मंदिर और उस विद्यालय में छात्रावास और जैविक खेती के बारे में वहाँ पे पूरा दिन हम 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक वहीं रहे। बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, और वहाँ पे पूरे प्रकल्प को देखने के बाद वहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगी हुई थी, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक राज्यपाल जी एक आह्वान पूरे मध्य प्रदेश में किया है
कि सिकल सेल एनीमिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का, तो स्वास्थ्य कैंप भी वहाँ पे था। 50,000 लोगों की टेस्ट हुई बालाघाट के अंदर, उसमें से मात्र 800 लोगों का पॉजिटिव पाया गया। बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जैविक खेती के बारे में भी पौधों कुटकी के महत्व लोगों को बताया। बड़ी संख्या में आज वहाँ पे स्वास्थ्य के प्रशासन की साथ भी बैठे। पीएचई को लेकर क्या स्थिति है अभी, क्योंकि 2024 तक का टारगेट था? यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से पीएचई का एक अलग से डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन का किया। आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरीके से हमारे दूरस्थ ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में पानी की बड़ी विकट समस्याएं रहती थी, और जब वो जंगल पहाड़ जाती थी तो वहाँ पे वो नदी के पानी पीते थे, तालाब के पानी पीते थे, किंतु हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योजना का लॉन्च किया। और हमारे तत्कालीन जो हमारे माननीय मंत्री जी हमारे गौरी शंकर बिसेन जी ने भी पीएचई विभाग में मंत्री थे। हमारे इसके पहले भी जो मंत्री थे एंदल जी थे, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पीएचई विभाग दिया गया है। मैं पूरे विभाग को समझने की कोशिश कर रही हूँ और समझ रही हूँ, और हर जिले में जाकर के और वहाँ पे मैं अवलोकन। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का श्रेय कार्यकर्ताओं के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने गांव-गांव हर विधानसभा में पहुंचकर जमकर मेहनत की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका के संबंध में भले ही इस समय खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा है, पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का श्रेय प्रदेश की पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके के द्वारा उन्हें जरूर दिया जा रहा है। और आज आप हम सब लोग भी देख रहे होंगे कि आप एक एक कार्यकर्ताओं के बारे में यदि कहूँ, राजकुमार जी हैं, भाई गौरव जी हैं, कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम आज विधायक बनकर के और विधानसभा में हमारे क्षेत्र की बातों को हम रखेंगे। किंतु आप सब लोगों का आशीर्वाद प्रेम मिला, जिसके कारण से ऐतिहासिक वोटों से आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और उसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप सभी भाइयों को जाता है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज जी को जाता है कि उन्होंने एक एक विधानसभा में चल चल करके पांव वाले भाई के नाम से आज वो चल चल करके एक एक गांव गए। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांगोटोला रोड पर स्थित बांस डिपो के आगे पहाड़ी घाट की खाई में मोटरसाइकिल गिरने से मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल जिला अस्पताल बालाघाट में इन्हें भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति महासिम मस्कोले को जिला अस्पताल से अन्यत्र अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशवंत लिल्लारे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। 23 जनवरी को यशवंत लिल्लारे अपने गांव के महासिम मस्कोले के साथ ग्राम चांगोटोला गोल्डन ईगल क्लब के तत्वाधान में खेले जा रहे लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने के लिए गए थे, और दोनों फाइनल मैच देखने के बाद शाम 7:30 बजे करीब चांगोटोला से मोटरसाइकिल में अपने घर बुढ़िया गांव लौट रहे थे। चांगोटोला से लामता की ओर आते समय लामता के समीप पहाड़ी घाट से नीचे उतरते समय हाथी पलान के पास घाट में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल खाई में गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार यशवंत लिल्लारे और महासिम मस्कोले घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। इस दुर्घटना में महासिम मस्कोले को गंभीर चोटें आई थी, जिसे जिला अस्पताल से अन्यत्र अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं यशवंत लिल्लारे की भी हालत गंभीर बनी हुई है। वाराणसी में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र के नूतन मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री राम लला महोत्सव समिति के द्वारा श्री राम मंदिर परिसर में 24 जनवरी को श्री राम कथा आयोजित की गई, जिसमें श्री राम मंदिर स्थित भवन में विधि विधान से प्रातः 10 बजे से पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। इसके बाद श्री राम लला महोत्सव समिति के द्वारा नगर के वार्ड नंबर 9 स्थित संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि के मंदिर से वाराणसी में पहली बार 1008 कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा वाल्मीकि मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गोलीबारी चौक, अम्बेडकर चौक, नेहरू चौक व जयस्तंभ चौक से वापस नेहरू चौक, कटंगी रोड से कटंगी चौक से सब्जी बाजार होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान करीब 500 मीटर लंबी शोभा यात्रा व भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता सहित अन्य भगवानों की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सभी श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष व डीजे पर बज रहे गीतों पर जमकर झूमते हुए भी नजर आए।
वहीं वाल्मीकि मंदिर से निकली इस कलश यात्रा के दौरान नगर में अपने अपने घरों व दुकानों के सामने खड़े हुए लोगों के द्वारा शोभा यात्रा में कलश पकड़े हुई महिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई। इसी के साथ जय श्री राम के नारों से जयघोष के साथ कलश यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करने के पश्चात श्री राम मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर सहित क्षेत्र के लोगों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया।